जय हिंद सभी को। आज हमारा डे 4 है स्पेक्ट्रम बुक का। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं इससे। और इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही आसान शब्दों में प्लस फ़ोटोज़ की हेल्प से समझ रहे हैं, जो कि आपको सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी के पेपर में हेल्प करेगा। ये आपके लिए एक्ट करेंगे एज अ शॉर्ट नोट। आपको अगर इसे अच्छे से समझना है तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, या कोई अच्छे और कोई टीचर से जो कंप्लीट 3-4 घंटे की एक वीडियो होगी वो आपको देखनी पड़ेगी। पर ये आपके लिए शॉर्ट नोट का काम करेगी। शॉर्ट नोट भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पेपर से पहले आप वो लंबी लंबी 4-4, 10-10 घंटे की वीडियो तो नहीं देखोगे। आप उस टाइम में चाहिए शॉर्ट क्विक वीडियो जो कि 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो ये उसका काम करेगी। प्लस इसमें फ़ोटोज़ होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो एडवेंट हुआ था इंडिया में यूरोपियंस पावर का, तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, उसके बाद आए थे डच। तो ये आप डच मैप में देख सकते हो। ये यूरोप की एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ डच, जो कि इंडिया में आती है आफ्टर पोर्चुगीज़, और ये सेकंड नंबर पे आती है। इसके बाद ब्रिटेन आएगा, फिर डेन्स एंड फ्रेंच। तो तो ये जो डच इंडिया में आते हैं, तो ये इनका एक ही था कि एज अ ट्रेडर ये इंडिया में आते हैं और ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। अब ट्रेडिंग करेंगे तो फैक्ट्री तो लगाएंगे ही। तो ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 के अंदर। और आप ये क्रोनोलॉजी देख सकते हैं सारी फैक्ट्रीज़ की। तो सबसे पहले 1605 के अंदर ये मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो फ्रेंच है वो भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही लगाते हैं। आफ्टर दैट दे पुट इंस्टॉल देयर फैक्ट्रीज इन सेवरल एरियाज लाइक भीमलीपट्टनम इन 1641, पुलिकेट 1610, सूरत 1616, कोचीन 1663। और इंटरेस्टिंगली आपको एक और फैक्ट की बात बताता हूँ कि जो ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री थी वो लगती है सूरत के अंदर। तो डच ने अपनी 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली मसूलीपट्टनम में। अब यहाँ से वो अपनी ट्रेडिंग चालू करती है, और उसके बाद वो अगले 10 सालों में बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज लगाती है कंपनी। पर हम ये देखेंगे कि इंडिया का बहुत अच्छा मार्केट था सिल्क के लिए, कॉटन के लिए, इंडिगो, राइस, ओपियम और भी सेवरल प्रीसियस स्टोन्स वगैरह। तो तो इंडिया में हर कोई यूरोपियन कंट्री मोनोपोली करना चाहती थी, पर डच ने भी ये कोशिश करी और ब्रिटिश भी ये कर रहे थे। तो देखते ही देखते जब ब्रिटेन भी इंडिया में पहुंचती है, तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच में राइवलरी होती है मोनोपोली के लिए, कि यार हम यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। तो एक अम्बोइना नाम की जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ उनकी बैटल होती है डच और अपने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उस बैटल में क्या होता है, इन दोनों का ही अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, और ये दोनों एक ट्रीटी पे आते हैं कि यार जो इंडोनेशिया में उसमें भाई डच तुम्हारी अच्छी पकड़ है, तो तुम इंडोनेशिया में अपना मोनोपोली करो, और जो इंडिया है वहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि। और इस ट्रीटी के अंडर जो इंस्टॉलमेंट है डच तुम्हारे इंडिया में वो तुम्हें हटाने पड़ेंगे, और जो तुम्हारे ब्रिटिश के जो इंडोनेशिया में वो हम हटा लेंगे हमारे। तो डच आप इंडोनेशिया में ट्रेडिंग करना, और जो मैं ब्रिटिश हूँ वो इंडिया में कर लूँगा। पर ये जो ट्रीटी होती है 1667 में, पर इसका ऐसा अच्छा खासा इफेक्ट दिखता नहीं है। जो डच होती है वो देखती है कि यार इंडिया का अच्छा खासा बड़ा मार्केट है, इसमें हमारे को ट्रेडिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया तो छोटी सी कंट्री है। ये देखो अम्बोइना, यहाँ पे बैटल होती है। ये एंग्लो डच राइवलरी की 17वीं सेंचुरी की बात है। तो फिर ये जो ब्रिटेन था वो बाय बाय इंडोनेशिया कर देता है। पर हम ये देखते हैं कि यार ये जो डच था वो अभी भी नहीं मानता है। ब्रिटेन देखता है यार ये डच तो भाई अपनी ट्रीटी हो गई, हमने बाय बाय इंडोनेशिया भी कर दिया, अम्बोइना में जो बैटल हुई थी उस हम दोनों के बीच में वो ख़त्म भी हो गई, पर ये डच इंडिया से अपनी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं हटा रहा। तो इनकी वापस एक और बैटल होती है 1759 में, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ हुगली। तो इस बैटल ऑफ हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, और ये जो नवाब ऑफ बंगाल वगैरह वगैरह है ये सब ब्रिटेन की मदद करते हैं, और जो डच है वो बहुत बुरी तरीके से
यानी हारता है इस बैटल के अंदर, और उसके बाद कम्प्लीटली जो डच होता है उनका डिक्लाइन हो जाता है इंडिया में। और यही था हमारा एडवेंट ऑफ यूरोप का सेकंड पार्ट और फोर्थ वीडियो। और आखिरी में एक क्वाट बताता हूँ जैसे कि द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। अगर आपको जो बेस्ट व्यू, सबसे सुंदर सीन देखना है तो आपको पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा, और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ लगे रहिए, हम भी इस बुक को कंप्लीट करेंगे और मेरे साथ आप भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।